सरदार ने बड़ी मुश्किल से मुझे LMG के पीछे लेटने की इजाजत दी थी। रबड़ आई शेड पर दाईं आंख टेकते हुए मैंने जूं ही दबाव डाला, आई लेंस को ढांपने वाला कवर खुदकार तरीके से दाएं बाएं हो गया। साइट का अंदरूनी नजारा रोशन था, हर तरफ सब्ज सब्ज नजर आ रहा था। मुझे 14वीं के चांद की रोशनी से भी थोड़ा वाजे इलाके के खद्दोखाल दिखाई दे रहे थे। यहाँ एक और बात की वजाहत करता जाऊं कि गन और राइफल के फायर में फर्क होता है। गन हमेशा इलाका हदफ पर इस्तेमाल होती है, मतलब गन का फायर हदफ पर बिखर कर पड़ता है और गन के अहदाफ आदमियों के जत्थे, मोर्चे और गाड़ियां होती हैं। इसके बरक्स राइफल का फायर नुक्ता हदफ पर होता है। खुसूसन स्नाइपर राइफल का फायर आम राइफलों से कई गुना ज्यादा दुरुस्त और कारगर होता है। वहाँ हमारे पास स्नाइपर राइफलें मौजूद थी, लेकिन उनके लिए शदीद आलात हम नहीं मंगवा सके थे और मजबूरन LMG इस्तेमाल करनी पड़ रही थी कि AN/PVS-4 अल्फा LMG पर ही इस्तेमाल हो सकती है। G3 क्लैशनकोफ या स्नाइपर राइफल पर उसे नहीं लगाया जा सकता। अब तो LMG के लिए नई साइट भी आ गई है जो AN/PVS से कारकर्दगी में बेहतर है। आप में से जिनका ताल्लुक पाक आर्मी से है उन्हें यकीनन मेरी वजाहतें बचगाना लगती होंगी, लेकिन जिनका ताल्लुक फौज से नहीं, उनमें बड़ी तादाद खवातीन की है। उन्हें समझाने के लिए बहुत सी बातों की वजाहत करनी पड़ती है। दहशतगर्द हमला करते हुए काफी करीब आ चुके थे। उनकी तादाद मेरी तवक्को से भी ज्यादा थी। दोनों जानिब से गोलियां मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही थी। अगर आप में से किसी को फायर का तजुर्बा हुआ हो तो पता होगा कि रात को फायर के वक्त मजल से हल्का सा शोला लपकता नजर आता है और दिन के वक्त मजल के सामने से गर्द उठती है, और ये हथियारों की एक बड़ी खामी है। पहाड़ी इलाकों में फायर की आवाज से हथियार की जगह का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि फायर की बाज गश्त चारों अतराफ में गूंज रही होती है। लेकिन शोले और गर्द से माहिर अफराद हथियार की जगह मालूम कर लेते हैं, और एक स्नाइपर का तो काम ही यही होता है। छत पर लेटते ही सरदार ने 2-3 जगहों की निशानदही कर दी थी। खुद मुझे भी मुख्तलिफ चट्टानों के अकब से शोले लपकते महसूस हो रहे थे। LMG के बेल्ट में हर 5वीं गोली ट्रेसर होती है, जो हदफ तक रोशनी की लकीर बनाती हुई जाती है, और यूं फायरर को अंधेरे में भी अंदाजा हो जाता है कि उसका फायर हदफ पर लग रहा है या दाएं बाएं निकल रहा है। दुश्मन पोस्ट से करीबन 150-200 गज के फासले पर पहुंचकर पथरीली चट्टानों के अकब में मोर्चे संभाले हुए थे। मेरे मुशाहिदे में कायनात की बुज़दिल मखलूक दहशतगर्द हैं। दौलत वगैरह के लालच में फितना फसाद तो बर्पा किए रखते हैं, लेकिन वार हमेशा छुप कर करते हैं। पाक आर्मी का जवान मखसूस लिबास में मुतय्यन जगह ही पर पाया जाता है। उसकी पहचान वाज़ेह होती है। ऐसे हदफ पर छुप कर दूर से गोलियां चला देना या रात के अंधेरे में रास्ते पर IED वगैरह लगा देने को अगर कोई बहादुरी समझता है तो यकीनन उसके दिमाग को इलाज की जरूरत है। अवाम की अक्सरियत मुजाहिदीन और दहशतगर्दों में भी फर्क नहीं कर सकते। हालांकि इन भेड़ियों और आस्तीन के सांपों को पहचानने की जरूरत है। इंडिया, इसराइल, अफगानिस्तान, अमेरिका वगैरह की शह पर पाक आर्मी और निहत्ती अवाम को निशाना बनाने वाले ये दरिंदे किसी सूरत भी मुजाहिद नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदों का एक बड़ा ग्रोह कुफर से बरसरे पैकार है। उन्हें बदनाम करने को मुल्क दुश्मन एजेंसियों ने इंसान नुमा हैवानों का एक ग्रोह पैदा किया है, जो पैसे की खातिर मुल्क क्या अपने रिश्तेदारों को भी ज़िबाह करने से पीछे न हटें। ये ज़मीर फरोश भेड़िए भेड़ों के रूप में हदफ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं और जो ही मौका मिलता है बिच्छू की तरह डंक मार कर छुप जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी की मुसलसल कोशिशों और कुर्बानियों से उनकी तादाद पहले से कई गुना कम हो गई है। अब ये अपनी बका की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। जैसे डूबने वाला बचने को बेबसी से हाथ पांव मारता है, यही हालत इनकी हो गई है। शुमाली और जुनूबी वजीरिस्तान में पाक आर्मी के मुजाहिदों ने लित्तर मार मार कर इन्हें पाकिस्तान की हुदूद से अफगानिस्तान में धकेल दिया है। इनकी मिसाल आस्तीन के सांप की सी है और इनमें बड़ी तादाद पाकिस्तान के बासियों पर मुश्तमिल है। काफी लोग ये समझते हैं कि वजीरिस्तान के लोग दहशतगर्द हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजीरिस्तान के लोग बहुत अमन पसंद और सच्चे पाकिस्तानी हैं। सादा दिल, मोहब्बत करने वाले, इस्लाम के शहदाई, मेहमान नवाज, नमाज और रोजे के पाबंद, शरई पर्दे पर कारबंद और इसके अलावा भी बहुत सी खुसूसियात के मालिक। अगर इक्का दुक्का दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं तो उनसे कई गुना ज्यादा दूसरी कौमों के अफराद दहशतगर्द और तखरीबकार हैं। अलबत्ता दहशतगर्दों के पास पाकिस्तानी शनाख्त मौजूद है और इसी वजह से ये अक्सर खुद को छुपाने में कामयाब रहते हैं। बहरहाल मैं अंधेरी रात के सख्त मार्के का जिक्र कर रहा था।
AN/PVS-4 अल्फा की आम आंख की निस्बत देखने की ताकत 3.5 गुना है और चांद सितारों की रोशनी में ये इंसानों के खिलाफ 450 से 700 मीटर तक दिखाव मुहैया करती है और उस वक्त दुश्मन 150-200 की हद तक पहुंचा हुआ था। अलबत्ता शदीद आला लगाकर फायर करने और दिन की रोशनी में फायर करने में जमीन आसमान का फर्क है और स्नाइपर को मखसूस राइफल की बजाय गन इस्तेमाल करना पड़े तो फायर की दुरुस्ती मजीद मशकूक हो जाती है, क्योंकि एक स्नाइपर को भी फायर करते वक्त अच्छे हथियार और दिखाव के बेहतर हालात की जरूरत होती है। हमारी पोस्ट से भी मुसलसल फायर हो रहा था, इस वजह से दुश्मन आड़ के पीछे ही छुपा था। अगर दिन की रोशनी में मेरे पास स्नाइपर राइफल होती तो मैं इस फासले पर दुश्मन के किसी भी उज़्व की झलक पर उसे कामयाबी से निशाना बना सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे लिए कामयाब फायर करना इतना आसान नहीं था। सबसे करीब जाहिर होने वाले फायर के शोले पर निशाना साध कर मैंने सांस रोका और ट्रिगर दबा दिया। वहां एक दरमियाने हुजुम के पत्थर का हयूला नजर आ रहा था। LMG की गरज दूसरे हथियारों के शोर का हिस्सा बन गई थी। फौरन ही वहां से फायर आना रुक गया था। पहले ब्रस्ट के बाद मैं उसी जानिब मुतवज्जे होकर लेटा रहा। सरदार की तंजिया आवाज गूंजी, राजे साहब खुद को गोली तो नहीं मार दी कि 2 गोलियां निकाल के दम साधे लेटे हो। मैं झल्लाते हुए बोला, तुम्हें नहीं मालूम स्नाइपर को किसका इंतजार होता है? वो बोला, तुम्हारे हाथ में LMG है बादशाहो, और मैं पहले भी अर्ज की थी कि LMG की बेहुरमती मत करना। मैं उसकी बकवास पर कान धरे बगैर हदफ की जानिब मुतवज्जे रहा। जल्द ही पत्थर की ओट से मुझे एक हयूला नजर आया। शायद वो साथी की मरहम पट्टी कर रहा था या उसे घसीट कर पीछे ले जाने की कोशिश में था। मैंने उसकी छाती पर शिस्त लेते हुए दोबारा ट्रिगर दबा दिया। हयूला उछल कर गिरा। मैं अपने मकसद में कामयाब रहा था। LMG के फायर की एक खुसूसियत ये भी है कि जितना लंबा ब्रस्ट फायर करो, गोलियां उतनी ज्यादा हदफ पर फैल कर गिरती हैं, क्योंकि ट्रिगर दबाने से गन मुसलसल झटके लेती है जिससे गोलियां बिखर जाती हैं। इसमें कुछ और वजूहात भी शामिल हैं जिनकी तफसील किसी और मौके पर उठा रखते हैं। मैंने शिस्त दूसरे पत्थर की जानिब मोड़ दी। कोशिश थी कि जहां शोले की हल्की सी झलक दिखाई दे वहीं निशाना साधूं। फायरर हथियार को इस्तेमाल करते वक्त अपना दायां गाल बट पर टेकता है, बायां हाथ आगे को फैलाकर राइफल का फ्रंट हैंड गार्ड पकड़ता है, दाएं हाथ से पिस्टल ग्रिप को गिरफ्त में लेकर शहादत की उंगली ट्रिगर पर होती है और बाईं आंख बंद करके वो शिस्त लेता है। खब्बा यानी बाएं हाथ से फायर करने वाले का हर अमल इसके बरक्स होता है। यूं फायरर का सर हमेशा बैरल की सीध में रहता है, जबकि फायर होते वक्त मजल से निकलने वाला शोला बैरल की निशानदही करता है और एक तजुर्बेकार स्नाइपर हथियार और फायरर की इस खामी का अच्छी तरह फायदा उठा सकता है। अलबत्ता ये फायर करना हर शख्स के लिए मुमकिन नहीं, कोई मंझा हुआ स्नाइपर ही ऐसा कर सकता है। सरदार भी बहुत अच्छा फायरर था। अगर संजीदा होकर फायर करता तो मुकाबला करते हुए मुझे भी दांतों पसीना आ जाता, मगर उसमें एक बड़ी खामी थी, वो लाउबाली और बेसब्रा था, और ये दोनों आदत एक अच्छे स्नाइपर के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। मेरे और उसातिज़ा के गाहे गाहे टोकने पर वो वक्ती तौर पर तो संभल जाता, मगर फितरत के खिलाफ चलना इतना आसान नहीं है। अमेरिका में स्नाइपर कोर्स के दौरान भी उसकी जल्दबाजी ने हमें हार के धाने पर ला खड़ा किया था। 3-4 लम्हे शिस्त साधने के बाद मैंने तीसरी बार ट्रिगर दबाया, मगर वहां से आने वाला फायर नहीं रुका था। यकीनन दुश्मन शिस्त लिए बगैर अंधाधुंध फायर कर रहे थे ताकि जवाबी फायर पर वो बहादुर गोली लगने से बच जाएं, और खुद इनका मकसद दहशत फैलाना ही होता है। कोई भूली भटकी गोली हदफ ढूंढ ले तो सोने पर सुहागा, नहीं तो गोलियों के 2-3 मैगजीनें खत्म करके ये सूरमा भागने में देर नहीं लगाते। लम्हा भर ठहर कर मैंने एक और ब्रस्ट फायर किया, मगर नतीजा पहले वाला ही निकला। सरदार ने सहबारा टोका, राजे बेहतर होगा कि LMG के हाल पे रहम करो। एक जानिब होकर LMG मैंने सरदार के हवाले कर दी। लो मरो। LMG पर हमेशा 2 आदमी मिलकर फायर करते हैं। फायर करने वाले को LMG नंबर 1 और दूसरे को LMG नंबर 2 कहते हैं। नंबर 2 का काम गन की बैरल तब्दील करना और गन लोड करना होता है। नंबर 2 गन के दाएं जानिब लेटता है। सरदार के जगह संभालते ही मैं रींग कर दाएं हाथ हो गया था। सरदार ने भी उन्हीं जगहों पर फायर करना शुरू कर दिया जहां से मजल का शोला झलक रहा था। अलबत्ता मेरे बरक्स उसने लंबे लंबे ब्रस्ट फायर किए थे, और उसूली तौर पर उस वक्त सरदार का तरीकाकार मुझसे बेहतर था। मैंने पीछे खिसक कर मोर्चे की छत से नीचे झांका और अख्तर साहब को आवाज दी, सर शबदीद ऐनक मिल जाएगी। वो बोले, ये लो, और उन्होंने हाथ ऊंचा करके शबदीद ऐनक 7D मुझे पकड़ा दी। ये बात जहन नशीन रहे कि कुछ शबदीद आलात दूरबीन की तरह सिर्फ दिखाव के काम आते हैं और कुछ टेलीस्कोप
माइक्रोस्कोप साइटों की तरह हथियार पर लगाकर फायर करने में मददगार साबित होते हैं। मौखिर जिक्र आलात हथियार के अलावा खाली देखभाल के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शुक्रिया सर कहकर मैं वापस अपनी जगह पहुंच गया। सरदार एक बेल्ट एमुनिशन उड़ा चुका था। नया बेल्ट लगाकर मैं उसके पहलू में लेट गया। नए हदफ की जानिब बैरल मोड़ते हुए सरदार ने फखरिया लहजे में ऐलान किया, कम से कम 3 लानती निशाना बन चुके हैं। मुझे फौरन ही यकीन आ गया था, क्योंकि हमारी सीध में मौजूद दुश्मन के तीनों मोर्चे खामोश हो चुके थे। सामने और बाएं जानिब एक आड़ से गोलियों की बौछार का रुख मोर्चे की छत की जानिब हो गया। यकीनन बुलंदी से होने वाला फायर दुश्मन को भी दिखाई दे गया था और इसकी बड़ी वजह ट्रेसर गोलियां थी। ट्रेसर गोली बैरल से निकलकर जलते हुए अंगारे की तरह हदफ तक जाती है और दूर से देखी जा सकती है। LMG बेल्ट में हर 5वीं गोली ट्रेसर होती है, जो रात के वक्त फायरर को गोलियां हदफ पर लगने की तस्दीक करती हैं तो मुखालिफ को भी हथियार की पोजीशन से आगाह करती हैं। हम नीचे दुबक गए थे। जो ही दुश्मन का फायर रुका, सरदार ने फौरन बट को कंधे में दबाया और उसी जानिब शिस्त साध ली। लम्हा भर के बाद दुश्मन की जानिब से एक और बौछार फायर हुई, मगर खान साहब जोश में आ चुके थे और खान जब जोश में आ जाए तो जान लेता है या देता है, तीसरी कोई सूरत नहीं होती। मैं चीखा, सरदार नीचे हो जाओ, मगर मेरी बात पर कान धरे बगैर उसने ट्रिगर दबा दिया और उंगली तब हटाई जब 250 गोलियां हदफ के इलाके में बिखर चुकी थी। दुश्मन का वो मोर्चा भी खामोश हो गया था। मेरे पास गन की बैरल तब्दील करने का मखसूस दस्ताना तो मौजूद नहीं था, लेकिन बैरल को तब्दील करना जरूरी था, क्योंकि इतने लंबे छट्टे के बाद बैरल अंगारे की तरह हो रही थी। मैंने कमीज के दामन से बैरल कैच को दबाकर खोला और बैरल को खींचकर मोर्चे की छत पर रख दिया। नई बैरल चूंकि ठंडी थी, इसलिए पकड़ते हुए कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। बैरल तब्दील करके मैंने नया बेल्ट चढ़ा दिया। इस असना में फायरिंग हल्की हो गई थी। मैंने सरदार को होशियार किया, अब ये भागेंगे। सरदार बोला, पठान से पंगा लिया है, भागना तो पड़ेगा। फखरिया लहजे में कहते हुए वो हदफ को ढूंढने लगा। मैंने भी शब्दीद ऐनक आंखों से लगा ली थी। 1-2 हयूले भागकर ढलान उतरते नजर आए, मगर उनकी खुशकिस्मती मेरे पास सिर्फ देखने की सहूलत मौजूद थी। हथियार सरदार खान के पास था और उसकी कोशिश थी कि दुश्मन अपने साथियों की लाशें उठाने में कामयाब न हो सके। इसीलिए वो उन्हीं मखसूस अहदाफ के अतराफ में गन घुमाकर छोटे छोटे छट्टे फायर करता रहा, जहां हमारे अंदाज में दुश्मन की लाशें पड़ी हुई थी। दहशतगर्द हमेशा अपने साथियों की लाशें भी साथ ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी पहचान पोशीदा रहे। जल्द ही हमारी फायरिंग यकतरफा रह गई। दुश्मन की तरफ से मुकम्मल खामोशी छा गई थी। नायब सूबेदार अख्तर ने चंद जवानों के साथ अगले इलाके की तलाशी को जाना चाहा, मगर पोस्ट कमांडर कैप्टन हफीजुल्लाह नियाजी ने रोशनी होने का इंतजार करो कहकर मना कर दिया। सुबह सादिक नमूदार हो गई थी। जल्द ही मलगजा अंधेरा हो जाना था। फायरिंग रुकने के बाद सर्दी महसूस होने लगी थी, क्योंकि पहले लड़ाई के जोश में हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सरदार को वहीं रुकने का कहकर मैं कमरे से गर्म चादरें उठा लाया। बाकी जवान भी मोर्चों में डटे हुए थे। सरहदों पर तैनात फौजियों की जिंदगी में गोलियों की तड़तड़ और तोपों की घन गरज रोजमर्रा का मामूल है। तरबियत याफ्ता फौजी और आम इंसान में बुनियादी फर्क यही होता है कि तरबियत याफ्ता जवान के आसाब बहुत मजबूत होते हैं। मुसलसल मखसूस हालात में रहकर जिंदगी गुजारने से मरने का डर और खौफ उसके दिल में उतना नहीं होता जितना आम आदमी के दिल में होता है। अगर आम आदमी बहुत ज्यादा दलेर, निडर और मजबूत आसाब का हो, क्योंकि ऐसे माहौल में जिंदगी गुजारना के रास्ते पर चलते हुए IED फटने का खतरा हो, बैतुल खला और गुस्ल खाने में जाते वक्त दुश्मन के स्नाइपर का अंदेशा हो, खाना खाते हुए दुश्मन के रॉकेटों की फिक्र हो, सोते हुए दुश्मन के हमले का डर हो, ये तरबियत याफ्ता सिपाही ही बर्दाश्त कर सकता है। दौरान लड़ाई सरदार का मजाक करना बाज लोगों को हजम नहीं होता होगा। जब जान पर बनी हो तो हंसी मजाक करना अजीब लगता है, लेकिन यकीन माने इससे नागुफ्तबे सूरत हाल में भी मैंने अपने साथियों को कह लगाते और एक दूसरे को छेड़ते देखा है। इसकी वजह यही है कि एक इंसान मुख्तसर अरसे को तो अपनी फितरत से लड़ सकता है, लेकिन जब मुसलसल मुश्किलात का सामना हो तो ऐसे माहौल में जिंदगी गुजारना उसे मामूल के मुताबिक ही लगता है और रोजमर्रा की जिंदगी में हंसी मजाक इंसान की फितरत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।